हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस एनसीईआरटी की कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज सबसे पहले हम कुछ गर्ल स्टार को देखेंगे जिनको चमकता सितारा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उनको गर्ल स्टार बोला जाता है जो लड़कियां अपने जीवन में कुछ बेहतरीन, कुछ लीक से हटकर कुछ खास की हैं, उन्हीं को गर्ल स्टार कहा जाता है। तो आज की हमारी सबसे पहली जो गर्ल स्टार हैं वो हैं अनीता कुशवाहा। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अनीता कुशवाहा जी मुजफ्फरपुर जिले के बोचाचा गांव की रहने वाली हैं। और ये जो मुजफ्फरपुर जिले का बोचाचा गांव है ये बिहार में पड़ता है। और आपको बता दें कि इनके घर में इनकी माताजी हैं, इनके पिताजी हैं और इनके 2 छोटे भाई हैं। और जो इमेज आप देख पा रहे हैं यही है अनीता कुशवाहा जी। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बेहतरीन काम किया है, इसीलिए आप इनकी कहानी को पढ़ रहे हैं। ये कॉलेज में पढ़ती हैं और साथ ही कॉलेज में पढ़ने के बावजूद ये बच्चों को पढ़ाती भी हैं। और इनका जो सबसे मेन काम है, जो सबसे इनको अलग और ख़ास बनाता है कि ये मधुमक्खी का पालन भी करती हैं। मतलब कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि अनीता कुशवाहा क्यों फेमस हैं। तो अनीता कुशवाहा इसलिए फेमस हैं क्योंकि वो मधुमक्खी पालन का काम करती हैं और बिहार में मधुमक्खी पालन होता है। और अनीता कुशवाहा जी होलसेलर बनना चाहती हैं। मतलब वो जो है थोक में मधुमक्खी के रस को यानी शहद को बिक्री करना चाहती हैं, जिससे वो मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। मतलब अनीता कुशवाहा जी होलसेलर बन के मधुमक्खी पालन करने वालों को जो मधुमक्खी का रस होता है जिसे शहद कहा जाता है उसकी सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं, साथ ही मधुमक्खी पालन का कार्य भी कर रही हैं। और आइए अब हम दूसरी गर्ल स्टार के बारे में देखते हैं। आज की हमारी दूसरी गर्ल स्टार हैं सूर्यमणि। सूर्यमणि जी, ये जो लड़की हैं सूर्यमणि, इनकी जो जिंदगी है वह स्कूल जाकर बदल गई। सूर्यमणि जी के पिताजी जो थे वो छोटी सी खेती थी उनके पास, और उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था और इसी प्रकार से उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन जब सूर्यमणि स्कूल गई तब से उनकी लाइफ ही बदल गई। तो आइए और आगे इनके बारे में जानते हैं। उनकी जो माँ हैं, माता श्री हैं, वो बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती हैं। उनकी जो माता श्री हैं सूर्यमणि जी की, वो बांस से टोकरी बनाने का काम करती थी और साथ ही जो गिरे हुए पत्ते होते हैं सूखे हुए, उनसे पत्तल बनाकर बेचती थी। और बिशुनपुर गांव घने जंगल में है जहां एक स्कूल था और सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज से बीए किया। मतलब जो सूर्यमणि जी हैं वो अपने गांव यानी बिशुनपुर से ही पहले वहाँ के ही स्कूल में पढ़ाई की, अब बाद में इन्होंने कॉलेज में जाकर बीए किया। और फिर सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला और उन्होंने इस जगह का नाम तोरांग रखा। और आपको बता दें कि जो ये तोरांग शब्द है ये कुडुक भाषा से लिया गया है। ये परीक्षा में प्रश्न भी आया है कि तोरांग शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो तोरांग शब्द कुडुक भाषा से लिया गया है और तोरांग का मतलब होता है कुडुक भाषा में जंगल। ठीक है। और ये कुडुक भाषा कहाँ की भाषा है ये भी प्रश्न पूछा है, तो ये झारखंड की भाषा है। तो बढ़ते हैं आगे।
सूर्यमणि जी की कहानी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसलिए गर्ल स्टार हैं क्योंकि उन्होंने झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब जो झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था, उनकी जो लीडर थी, उनकी जो हेड थी, वो सूर्यमणि जी थी। इन्हीं की लीडरशिप में ये आंदोलन किया गया था। और सूर्यमणि जी एक पत्रकार भी हैं। और आपको बता दें कि एक जंगल अधिकार अधिनियम है, उसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये जंगल किसका है, जंगल पे किसका अधिकार है। तो ये जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है और कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। मतलब ये जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है, यह कानून यह बताता है कि जो भी आदिवासी जंगल में कम से कम 25 साल से रह रहा है, तो वहाँ के जो जंगल हैं और वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक है। और ये जो आदिवासी हैं, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा और जंगल को बचाने का काम भी ये जो आदिवासी हैं उनकी ग्राम सभा करे। ऐसा ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 कहता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स की बचपन में खेल कूद में बहुत ज़्यादा रुचि थी, खासकर तैराकी। मतलब सुनीता विलियम्स जब छोटी थी तो उनका खेल कूद में बहुत ज़्यादा मन लगता था और सबसे ज़्यादा उनका मन तैराकी में लगता था। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो वो हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। और जो सुनीता विलियम्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वह 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा अधिक समय तक रहने वाली वो महिला सुनीता विलियम्स हैं। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा अधिक समय तक अंतरिक्ष में कौन महिला अब तक रही हैं, तो हैं सुनीता विलियम्स। और वो कितने दिन तक रही थी, तो वह 6 महीने से ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में थी। जैसा कि उनका ये इमेज दिखाया गया है कि वो अंतरिक्ष में जब गई थे तो अंतरिक्ष यान में वो हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर जो है अंतरिक्ष में गई थी, स्पेस में गई थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि स्पेस से जो पृथ्वी है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखाई देती है। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे और उस टाइम सुनीता विलियम्स की उम्र मात्र 5 साल की थी। मतलब 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे तो उस टाइम सुनीता विलियम्स की उम्र मात्र 5 साल थी। लेकिन उसी टाइम उनको जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष में काफ़ी जो है रुचि आने लगी थी और आगे चल के वो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला बन गई। और जब वो एक स्कूल में विजिट की, वहाँ पे गई, तो वहाँ के बच्चों ने सुनीता विलियम्स से पूछा कि मैम आगे चलकर आप क्या बनना चाहोगी। तो उन्होंने बताया कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं विज्ञान और गणित किस तरीके से ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को पढ़ा सकूँ, इस चीज़ को बता सकूँ। 9 दिसंबर सन 2006 को उनका जो अंतरिक्ष यान था वो उड़ान भरा था। और जब ये लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए तो वहाँ पे सारी चीज़ें उड़ती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है, जी का मान कम होने की वजह से सारी चीज़ें उड़ती हुई रहती हैं। इसीलिए देखिए ये आदमी उड़ रहा है। और सुनीता विलियम्स जब वहाँ पे स्पेसशिप में थी, अंतरिक्ष यान में थी, तो देखिए उनके जो बाल हैं सब खड़े हो गए हैं। क्यों कि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें इधर उधर उड़ती रहती हैं अंतरिक्ष में। तो पढ़ते हैं आगे। आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई एक जो पुस्तक है उसका नाम है
हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। और इस पुस्तक में बताया गया है कि सदियों से जो इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि पृथ्वी अंडाकार है, तो कुछ लोग बोलते थे चपटी है, कुछ लोग कुछ बोलते थे। लेकिन जब ये लोग अंतरिक्ष में गए तो वहाँ से पृथ्वी एकदम गोलाकार में दिखाई दी। देखिए ये लोग स्पेसशिप से, अंतरिक्षयान से बाहर टहल रहे हैं और यहाँ स्पेसशिप में ही है, यहाँ पे सब लोग लेटे हुए हैं और उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी जो गर्ल स्टार हैं वो है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली हैं और वे 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया था। मतलब बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव के रहने वाली है। जो गढ़वाल है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने के लिए चुना गया था। और 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने कदम रखा। तो आपको ये डेट भी याद रखना है कि 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर कदम रखा। और माउंट एवरेस्ट को उसको नेपाली लोग सागर माथा भी कहते हैं। और ये चीज़ प्रश्न पूछा भी है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली लोग क्या कहते हैं, तो उसको सागर माथा कहते हैं। और जब ये बछेंद्री पाल वहाँ पे पहुँच गई तो कुल वहाँ पे 43 मिनट तक वो रही थी। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर। और बछेंद्री पाल जी विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, तो वो है बछेंद्री पाल। और इनके गुरु जिनका नाम है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ये थी बछेंद्री पाल की कहानी। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब झूम की खेती के बारे में पढ़ते हैं। झूम की खेती मिजोरम राज्य में होती है और झूम की जो खेती का तरीका है वो बहुत ही निराला है, बहुत अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फसल के कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। मतलब मिजोरम के जो लोग हैं जो झूम की खेती करते हैं, जब वो एक फसल को काट देते हैं, उसको कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए वैसे ही खाली छोड़ देते ताकि ज़मीन आराम करे। उसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं करते हैं उतने दिनों तक। और इस जगह पर मतलब उस जो खेत में जो भी बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं बल्कि गिराकर जला देते हैं। मतलब जो खाली छोड़ा गया खेत है उसमें जो भी बांस या जंगल उग जाते हैं उसको काटा नहीं जाता है बल्कि उनको गिराकर जला देते हैं। और यह जो राख होती है वो ज़मीन में खाद का काम करती है। और ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये भी उनको खास ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। जब उनको ज़मीन पर उस खेत में जिसको खाली छोड़ा गया था और उसके बाद वहाँ पे जो घास और जंगल थे, बांस थे, उनको गिराकर जलाया गया। और उसके बाद जब उसमें खेती की बारी आई तो उस ज़मीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिला देते हैं। मिट्टी को
हल्का सा हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। और साथ ही फसल के समय भी अनचाही जो घास और पौधे हो जाते हैं उसको उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें भी गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं और इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। और अगर किसी भी परिवार में किसी कारण से खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। और फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में सब साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और साथ ही मज़े करते हैं और उसके साथ साथ चिराओ नाच भी करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि चिराओ नाच कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर ये होता है, मिजोरम में। और इस नाच में यानी चिराओ डांस में ज़मीन पर बांस की डंडी को लेकर दो अलग अलग जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं और इसी को हम चिराओ डांस कहते हैं। और जो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग हैं वो सब जंगल से जुड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल से जीवन को जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो ये थी आपका मिजोरम की कहानी। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मटर के दाने पे जो प्रयोग हुआ था। मटर के दाने पे प्रयोग करने का श्रेय ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी हैं और इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल 7 साल तक एक मठ था, उसके बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और उसके बाद ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात को खोज निकाले। और उन्होंने बताया कि जो मटर के दाने हैं उनका जो गुण है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मान लीजिए उन्होंने पीला वाला पौधा का बीज बोया है तो अगला जो पौधे से जो फल लगेगा, जो अगला जो मटर का दाना उस पर आएगा वो भी पीला ही रहेगा। अगर खुदरे बीज वाला मटर का पौधा लगाया गया है तो उस पर जो मटर उगेगा वो भी खुदरे दाने वाला ही रहेगा। मतलब उन्होंने ये जो है खोज निकाला कि अगर जो गुण एक पीढ़ी में है वो अगली पीढ़ी में वो गुण ट्रांसफ़र हो रहा है। उन्होंने ये पाया कि अगर कोई पौधा लंबा है तो उससे जो होने वाला अगला जो पीढ़ी का मटर रहेगा वो भी लंबा रहेगा। तो ये थी मटर की कहानी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।